और मैं आज आप सबको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप कैसे एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। जी हाँ, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम आपको पास करना चाहिए और एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, वो भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम देख ले आईपीएस के मतलब आईपीएस बनना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो आईपीएस जो होता है, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस इज मेनली रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको लॉ और एंड ऑर्डर के इंडिया के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आपको ध्यान रखकर उसके लिए मेंटेन करना है और उसमें काम करना है। ठीक है। और जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं जो अपने स्टेट लेवल, जिस स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो तो उस स्टेट लेवल के लिए भी वर्क करना पड़ता है, या आप सेंट्रल लेवल यानी कि इंडिया के पूरी इंडिया के लिए भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं आईपीएस फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक। जो आईपीएस ऑफिसर होता है उनका मेन जो वर्क होता है, जो काम होता है, जो ड्यूटी होता है वो इंडिया की पब्लिक की सेफ्टी के लिए होता है। उनके सेफ्टी को कैसे मतलब ज़्यादा रखा जाए, ठीक है, क्राइम को कैसे रोका जाए, और ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें ट्रैफिक जो होता है होम गार्ड्स होते हैं, होम गार्ड्स भी होते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कि जो भी ट्रैफिक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इनका वर्क होता है, उनको मेंटेन करना होता है, उसको कंट्रोल करना होता है। ठीक है। और क्राइम को जैसे सीआईडी हुए तो सीआईडी के लिए भी वो वर्क करते हैं, होम गार्ड्स के लिए भी करते हैं, होम ब्रांच क्राइम ब्रांच के लिए भी वो वर्क करते हैं, और ट्रैफिक ब्यूरो के लिए आईपीएस ऑफिसर वर्क करते हैं। ठीक है। और ये सब वर्क हो गया जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने आपको बताया क्राइम ब्रांच के लिए वर्क करते हैं, डिपार्टमेंट जो होती है क्राइम ब्रांच, सीआईडी ब्रांच, होम गार्ड्स एंड ट्रैफिक ब्यूरो, ये सब इनका आईपीएस ऑफिसर का काम है, मेंटेन करना, इसको चलाना। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको जो आईपीएस ऑफिसर होता है वो क्लास वन मतलब वन लेवल क्लास वन का ये पोस्ट होती है इंडिया में। और आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको आईपीएस एग्ज़ाम मतलब क्लियर करना पड़ता है, और वो लिया जाता है यूपीएससी। यूपी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक साल में एक बार ही होता है। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं बहुत ही मतलब कि कम्पिटिटिव भी होती है और बहुत हार्ड होती है, और इसमें लाखों कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से फाइनली 200 लोग ही सेलेक्ट होते हैं। इतने में लाखों लोगों में से 2 लोग ही सेलेक्ट होते हैं। अब हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है। तो आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की यूनिवर्सिटी होती है उसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फाइनल ईयर में अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब एज लिमिट देख लेते हैं हम यहाँ पे। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 32 ईयर्स होना चाहिए, और 1 अगस्त के टाइम पे इतना एज मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स। ठीक है। और जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2 अगस्त 1984 से पहले के लोग को नहीं लिया जाएगा अभी अभी के हिसाब से। ठीक है। और जो और 1 अगस्त 95 के बाद को लोगों को नहीं लिया जाएगा। और जो SC ST OBC वाले उनको लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है एज का। जो मान लीजिए SC और ST वाले उनको 5 ईयर्स मतलब 37 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो OBC में है उनको 3 ईयर्स मतलब कि 35 ईयर्स तक एज के अप्लाई कर सकते हैं। हैंडीकैप है उनको 10 ईयर का रिलेक्शन दिया जाता है। जम्मू JN के जम्मू कश्मीर के रहने वालों को या एक्स मिलिट्री सर्विसमैन को 5 साल का दिया जाता है। और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते, कौन से देश के लोग अप्लाई कर सकते हैं? इंडिया का कर सकते हैं, नेपाल का कर सकते हैं, भूटान का कर सकते हैं। रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में सेटल हो चुके, परमानेंट हो चुके। ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं और कितने एज तक कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक बार आईपीएस का एग्ज़ाम मैंने ट्राई किया, फेल हो गया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड आप कितने भी टाइम भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और लिमिट एज भी जैसे मैंने आपको बता दिया लिमिट है। और अब नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट्स मतलब कितनी बार आप ट्राई कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम वो 6 बार ही ट्राई कर सकते हैं क्लियर करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद बात आता है ओबीसी। जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं वो उनको 3 इयर्स का, मैंने जैसे पहले बताया आपको, रिलैक्सेशन मिलता है। तो 35 ईयर्स तक, मतलब जब एज उनको 35 ईयर्स है तब तक वो ट्राई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 9 बार है वो ट्राई कर सकते हैं, 9 बार से ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अभी एस टी एस सी आ जाते हैं। एस सी एस टी में 5 साल का रिलैक्सेशन एज का दिया जाता है, 37 तक वो ट्राई कर सकते हैं, और वो उनको तो दिया जाता है, मतलब कि 37 एज तक जितनी बार चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, नो लिमिट। ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए ये है। ठीक है। 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और उनका जैसे एस टी क्या था वैसे इनका भी है कि जब तक चाहे अप्लाई कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर वालों के लिए ओबीसी में 37 एज तक अप्लाई कर सकते हैं, एस टी एस सी वाले 40 एज तक, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 42 ईयर्स तक। और ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, ये सब तो नहीं होगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, मतलब कि ठीक है ये सब अब मैंने ऊपर जो बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बाकी ये सब कैटेगरी में आप आते हो। ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल, मतलब फिजिक कैसा होना चाहिए आपको। अगर मेल हो आप तो आपका चेस्ट, जो मतलब आपको मेल हो तो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। हाइट, सॉरी, ये हाइट की बात हो रहा है, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम। और एसटी के लिए 160, यानी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और फीमेल जो होती है उनके लिए है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो एस टी ओबीसी, ओबीसी और मतलब खाली एस टी के लिए है 145, बराबर। और जो अभी नेक्स्ट आता है चेस्ट, तो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी चेस्ट होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर उसको फुलाने के बाद। ठीक है। फुलाकर आपको 5, मतलब इतना होता है। ठीक है। विथ 84 होना चाहिए विथ फुलाया हुआ, बराबर। और फीमेल जो होती है उनका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए विथ 5 सेंटीमीटर फुलाकर। और आई साइट है, ये सब जो है आई साइट के लिए रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए। ये सब पूरा होने के बाद अब हम आते हैं एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स कितने होंगे, किस टाइप के एग्ज़ाम्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम होती है दो, दो एग्ज़ाम देनी पड़ती है, तीसरा होता है इंटरव्यू। तो दो एग्ज़ाम में पहला होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में अगर आप पास होते हो तो आप मेंस के लिए जा सकते हो। ठीक है। मेंस पास होते हो फिर आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ठीक है। तो ये देखिए प्रीलिम्स जो होता है उसमें दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडी होती है और ऑप्शनल होते, दो होते हैं। और ये एग्ज़ाम जो होती है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जो टिक का 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको जो सही लगता है उसमें आप टिक कर सकते हो। ठीक है। और ये क्लियर करने के बाद आप मेन के लिए जा सकते हो। अब नीचे आ जाते हैं हम। अब अगर कैंडिडेट कोई मेन एग्ज़ाम भी, जो मेंस एग्ज़ाम होती है वो क्लियर कर लेता है, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए आपने तो पहले, मान लीजिए कि क्लियर कर लिया आपने, प्रीलिम्स कर लिया, फिर मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू। थर्ड जो स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है, वो होता है इंटरव्यू। वो इंटरव्यू होगा 45 मिनट्स का। ठीक है। और ये 45 मिनट्स इंटरव्यू होने के बाद कैंडिडेट को चूज, उसके बाद उनकी एक मार्क्स जो होगा, तो एक मार्क्स का टोटल किया जाएगा, मतलब मार्क्स प्रीलिम्स का ऐड नहीं किया जाता इसमें। इसमें मार्क्स जो ऐड होगा मेन एग्जाम की और इंटरव्यू की, और उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनल, जो क्या बोलते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने सभी क्लियर कर लिया, आपका मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और ट्रेनिंग होगा 2 साल का आपका। ठीक है। 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद आपका, ऐसे मान लीजिए ट्रेनिंग आपका पूरा हो गया, तो उसके बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। पोस्टिंग वो अपने हिसाब से वो दे सकते हैं। ठीक है। कौन से पोस्ट के लिए। और इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है, वो
वो होगा सैलरी। आपकी सैलरी कितने मिलेगी अगर आप आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईपीएस ऑफिसर सभी एग्जाम क्लियर कर ले, सब कुछ पोस्टिंग अपने सब कुछ हो गया आपका, उसके बाद आपको सैलरी जो होगी 40,000 यानी 40,000 के अप्रोक्स होगी पर मंथ। और ये आपका टाइम टू टाइम जैसे टाइम बीतता जाएगा तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और 1 लाख 1.5 लाख जितना आप बोले, मतलब 1 लाख तक मतलब हो सकता है, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। टाइम टू टाइम जैसे आपका प्रोग्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो मैं इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो आपको ज़रूर समझ में आया हो। शायद आपको इन्फॉर्मेशन कुछ पता ना हो, वो मैंने आपको बताया, फिर भी ये बताने के बाद भी आपको कुछ समझ में ना आया हो या कुछ डाउट हो आपको, तो आप नीचे से कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो ज़रूर आपके काम आया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। और आप चाहते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया वो आपके फ्रेंड्स को भी पता चले तो प्लीज़ यहाँ से शेयर करिए। और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपको उसका लिंक आपको मिले, आप उसको देखें, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के बाद में एक छोटी सी उसके बाजू में बेल आएगी, उस बेल पे आपको क्लिक करना है, टिक करना है। बेल बेल पे जैसे क्लिक करेंगे आपको तो एक वाइब्रेट जैसा हो जाएगा, उसमें सिंबल जैसा आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब भी मैं इन फ्यूचर कभी भी वीडियो अपलोड करूँगा तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ मैंने आपको वीडियो अपलोड किया, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।